आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है एक किताब के बारे में। अंग्रेजी नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स और इसका जिक्र द्रौपदी एक महाभारत गाथा के हवाले से मिला है। और ये सामग्री बताती है कि ये किताब जो महाभारत की इतनी जानी पहचानी कहानी है उसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से पेश करती है। अच्छा। हाँ, मतलब द्रौपदी पांचाली उनकी आंखों से। ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नजरिया हमारी महाभारत की समझ को कैसे, मतलब क्या नया आयाम देता है, खास तौर का द्रौपदी की अपनी जो भावनाएं थीं, उनके संघर्ष, उनके फैसले, उन पे रोशनी डालकर। सही बात है। ये अपने आप में कितनी अनोखी बात है ना। बिल्कुल। इतनी बड़ी महागाथा जो ज्यादातर हमें लगता है कि पुरुष पात्रों के इर्द गिर्द है, उसे एक स्त्री पात्र, और वो भी द्रौपदी जैसी, मतलब इतनी शक्तिशाली और जटिल किरदार, उनके अनुभव से देखना। हाँ, ये वाकई एक अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। जी। तो इस सामग्री से जो सबसे पहली बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये किताब पूरी तरह से द्रौपदी पर ही फोकस्ड है। साफ लिखा है कि इसमें उनकी भावनाएं, उनके संघर्ष और हाँ उनके फैसले, इनको खास तौर पर उभारा गया है। ये सिर्फ मतलब क्या हुआ उसका लेखा जोखा नहीं है। अच्छा, यानी अंदर की कहानी। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे जो इमोशनल उथल पुथल थी उसका चित्रण है। जी। और एक और बात सामने आती है कि कैसे एक स्त्री उस महाकाव्य के इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी पहचान, अपने सम्मान के लिए लगातार लड़ती रहती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ एक रानी या हीरोइन की कहानी नहीं है, बल्कि अपने वजूद को, अपनी इज्जत को बचाने की एक लड़ाई भी है इसमें। हाँ, और यहाँ जो बात मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि किसी इतने पुराने, इतने स्थापित महाकाव्य को एक महिला पात्र के नजरिए से दोबारा कहना, ये अपने आप में कितना बड़ा कदम हो सकता है। सही कह रहे हैं। क्योंकि अक्सर तो इन कहानियों में पुरुषों के काम, उनके धर्म संकट, उनकी महत्वाकांक्षाएं, वही सब सेंटर में रहता है। बिल्कुल। महिलाओं की भूमिका अक्सर मतलब सपोर्टिंग या ज्यादा से ज्यादा कहानी को आगे बढ़ाने वाली मानी जाती है। इस जानकारी में एक नई सोच की बात की गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत सिर्फ नायकों की कहानी नहीं, बल्कि नायिकाओं की भी कहानी है। हाँ। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारी जो परंपरागत समझ है ना जी। उसको चैलेंज करती है। सही। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने कहानी का एक पूरा पहलू, एक पूरा एक्सपीरियंस नजरअंदाज कर दिया था? क्या तराजू पुरुषों की तरफ ज्यादा झुका हुआ था? हाँ, ये सवाल तो उठता है। और ये समझना जरूरी क्यों है कि द्रौपदी के संघर्ष और भावनाएं क्या थीं? क्योंकि ये उस महाकाव्य को, जो कभी-कभी हमें बहुत दिव्य या सुपर ह्यूमन सा लगता है, उसे जमीन पर लाता है, उसे ज्यादा ह्यूमन बनाता है। ये सिर्फ धर्म, युद्ध, राजनीति की बड़ी-बड़ी बातें नहीं रह जाती। अच्छा। ये एक इंसान के दिल की धड़कन, उसकी तकलीफ, उसकी उम्मीदें, उसकी निराशाएं और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान की कहानी बन जाती है। ये उसे हमारे मतलब हम सबके करीब ले आता है। बिल्कुल, ये बात तो सोचने वाली है कि सिर्फ नजरिया बदलने से कहानी का पूरा फील कैसे बदल जाता है। घटनाएं तो वही हैं, द्यूत क्रीड़ा है, वनवास है, युद्ध है। जी, वही सब। लेकिन जब हम उन्हें द्रौपदी की आंखों से देखते हैं, उनके मन से महसूस करते हैं, तो शायद उनके मायने शायद बिल्कुल अलग हो जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। किरदारों की जो मोटिवेशंस हैं, उनके आपस के रिश्ते, सब एक नई रोशनी में दिखने लगते होंगे। हाँ, सही। तो फिर इसका मतलब प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? अगर हम द्रौपदी के नजरिए को अपनाते हैं, जैसा ये किताब शायद करती है, तो क्या महाभारत के जो दूसरे बड़े किरदार हैं, पांडव भाई या कृष्ण या भीष्म या कौरव, उनके काम, उनके फैसले, वो भी अलग दिखने लगते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनकी जो बनी बनाई इमेज है वो टूटती है क्या? बहुत हद तक। हाँ, यही तो इस तरह की रीटेलिंग का एक बड़ा मकसद होता है। अच्छा। जब हम किसी एक कैरेक्टर के अंदर की दुनिया, उसकी भावनाएं, उसके डर, उसकी कड़वाहट, उसकी उम्मीदें, इन पर फोकस करते हैं, तो बाहर जो हो रहा है वो सिर्फ इवेंट्स नहीं रह जाते। वो उस व्यक्ति पर क्या असर डाल रहे हैं वैसे दिखते हैं। जैसे मान लीजिए युधिष्ठिर का वो धर्म के नाम पर द्रौपदी को दांव पर लगाना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ट्रेडिशनल व्यू इसे धर्म संकट कह सकता है, लेकिन द्रौपदी के नजरिए से सोचिए, ये शायद एक धोखा, एक गहरा अपमान और अपने पति की प्रायोरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान जैसा लगा होगा। बिल्कुल हो सकता है। ये किताब शायद इसी परत को खोलती होगी। या फिर
कृष्ण के साथ द्रौपदी का रिश्ता, हाँ। अक्सर हम उसे सखा भाव या भक्ति के एंगल से देखते हैं, लेकिन क्या उनके नजरिए से उसमें कभी निराशा, कभी शिकायत, कभी ये सवाल भी था कि भाई आप तो सब जानते थे, फिर भी ऐसा क्यों होने दिया? ये मानवीय पहलू है। बिल्कुल, और यही चीजें कहानी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा विश्वसनीय बनाती हैं। हाँ, ये बात तो है। और द्रौपदी की पहचान और सम्मान की लड़ाई का जो जिक्र बार बार आ रहा है, वो तो आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट लगता है। अरे बिल्कुल, ये सिर्फ उस युग की कहानी नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल, यही तो इसे पौराणिक कथा के दायरे से निकालकर एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस से जोड़ता है। सही। एक औरत का मुश्किल हालात में अपनी आइडेंटिटी, अपनी आवाज, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का संघर्ष। ये संघर्ष हर उस इंसान से जुड़ता है जिसने कभी अन्याय झेला हो, बेबसी महसूस की हो या अपनी पहचान को दबाए जाने का अनुभव किया हो। सही कहा। आप वस्त्रहरण वाली घटना को ही ले लीजिए। द्रौपदी के नजरिए से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव या कौरवों की दुष्टता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, उसके वजूद पर हमला है, और उन सभी रक्षकों, पति, गुरु, बुजुर्ग जो धर्म की बातें करते थे, उनकी नपुंसकता का सबूत है। ये नजरिया उस घटना की भयावहता को कई गुना बढ़ा देता है। सही कहा। इसका मतलब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि क्या हुआ, बल्कि ये महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसने वो झेला उसके अंदर क्या तूफान चल रहा था। एग्जैक्टली, ये कहानी को डेप्थ देता है, गहराई देता है। बिल्कुल। और एक और बात जो इस जानकारी से निकलती है वो है द्रौपदी के फैसलों पर जोर। अच्छा। अक्सर क्या होता है कि महाकाव्यों में महिलाओं के पास चॉइस कम दिखाई जाती है, या उनके फैसलों को पुरुषों के एक्शन का रिएक्शन मान लिया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ द्रौपदी को एक एक्टिव एजेंट, एक कर्ता के रूप में देखने की कोशिश है, जिसके अपने विचार हैं, अपनी इच्छाएं हैं, जो अपने दायरे में ही सही पर चुनाव करती है। जैसे शायद वो अपने पतियों से सवाल करती है, शायद वो अपनी किस्मत पर सवाल उठाती है, शायद वो बदला लेने का संकल्प लेती है। ये सब उसके फैसले हैं जिनके नतीजे वो भुगतती है। ये उसे सिर्फ एक विक्टिम नहीं बनाता, बल्कि एक स्ट्रगल करने वाली योद्धा बनाता है। ये नई सोच वाली बात कि महाभारत नायिकाओं की भी कहानी है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास और साहित्य को कैसे पढ़ते और समझते आए हैं अब तक। क्या हम अक्सर बड़ी कहानियों को सिर्फ उनके मेल कैरेक्टर्स के चश्मे से ही नहीं देखते रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये सिर्फ महाभारत या इंडियन लिटरेचर की बात नहीं है, ये तो ग्लोबल फिनोमेनन है। अच्छा। हिस्ट्री अक्सर विजेताओं ने लिखी है, पुरुषों ने लिखी है। महिलाओं की कहानियां, उनके अनुभव, उनके दृष्टिकोण, वो अक्सर साइडलाइन कर दिए गए या बिल्कुल मिटा दिए गए। हाँ, ये तो है। तो जब कोई रचना, जैसे ये किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी नायिका को सेंटर में रखती है, तो वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रही होती, वो इतिहास और साहित्य को देखने के जो सेट तरीके हैं ना, उनको चैलेंज कर रही होती है। वो पूछती है, क्या कहानी ऐसे भी कही जा सकती है? क्या इस नजरिए में भी उतनी ही सच्चाई और ताकत नहीं है? सही बात। द्रौपदी का कैरेक्टर तो वैसे भी महाभारत के सबसे पावरफुल, कंट्रोवर्शियल और मल्टी लेड कैरेक्टर्स में से एक है। हाँ, बिल्कुल। उनका जन्म यज्ञ से हुआ, उनके 5 पति थे, उनका अपमान हुआ, उन्होंने बदले की आग जलाई, युद्ध में सब कुछ खो दिया। उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने ड्रामेटिक मोड़ हैं कि उनके नजरिए से कहानी कहना अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। उनके नजरिए से देखने पर शायद पांडवों का धर्मयुद्ध भी सिर्फ धर्म की रक्षा का अभियान ना लगे, शायद उसमें पर्सनल वेंजेंस, ईगो, पॉलिटिकल एम्बिशन, इन सब का मिक्सचर भी नजर आए। ये एक अलग ही एंगल होगा फिर। बिल्कुल। और उनके जो अंदरूनी संघर्ष थे, ये सामग्री भावनाओं और संघर्षों पर खास जोर देती है। इसका मतलब है कि उनके मन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होगा। निश्चित रूप से। जैसे 5 पतियों के साथ अलग अलग तरह के रिश्ते, उनके बीच बैलेंस बनाना, कभी किसी के लिए ज्यादा झुकाव, कभी किसी से निराशा। हाँ। फिर कुंती जैसी सास, जो खुद भी एक बहुत पावरफुल और कॉम्प्लेक्स लेडी थी, उनके साथ उनका इक्वेशन। कृष्ण के साथ उनकी वो यूनिक दोस्ती, जिसमें शायद दोस्ती, भक्ति, निर्भरता और कभी-कभी शिकायत भी शामिल हो। जी बिल्कुल। और इन सब के ऊपर वो किस्मत का खेल, जिससे वो लगातार जूझती रहीं। ये सब मिलकर कहानी को कितना ह्यूमन और साइकोलॉजिकली गहरा बनाते होंगे। बिल्कुल। सोचिए जरा उस स्त्री के बारे में। एक अनोखी शादी की मुश्किलें, पब्लिक में बेइज्जती की पीड़ा, सालों का वनवास और अज्ञातवास का कष्ट, अपने बेटों को युद्ध में खोने का गम, और आखिर में एक इतने बड़े विनाशकारी युद्ध की गवाह बनना और उसका एक मुख्य कारण भी मानी जाना। इन सब अनुभवों के बीच अपनी पहचान, अपना स्वाभिमान बनाए रखना,
जैसा कि ये जानकारी इशारा करती है, ये एक असाधारण मेंटल और इमोशनल यात्रा रही होगी। हाँ, यकीनन। इस यात्रा को समझने की कोशिश करना ही महाभारत की हमारी समझ को कई गुना बढ़ा देता है। ये हमें किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा के खांचे में देखने से रोकता है और उनकी जो मानवीय जटिलताएं हैं उनको स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस सोर्स मटेरियल से जो मेन बात निकल रही है वो ये है कि द्रौपदी एक महाभारत गाथा जो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पर आधारित लगती है, वो महाभारत की कोई ट्रेडिशनल रीटेलिंग नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही यूनिक स्त्री केंद्रित नजरिया देती है। जी हाँ, स्त्री केंद्रित। ये सिर्फ घटनाओं को नहीं दोहराती, बल्कि द्रौपदी की जो अंदर की दुनिया है, उनकी भावनाएं, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनके संघर्ष और खास तौर पर उनकी पहचान और सम्मान की जो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई थी, उस पर गहराई से फोकस करती है। बिल्कुल। और ऐसा करके ये उस जानी पहचानी महागाथा की एक बिल्कुल नई, ज्यादा मानवीय, ज्यादा साइकोलॉजिकल और शायद ज्यादा चैलेंजिंग तस्वीर हमारे सामने रखती है। हाँ, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। और अगर हम इसे एक स्टेप पीछे हटकर थोड़े बड़े कैनवस पर देखें तो ये मामला सिर्फ एक किताब या एक कहानी का नहीं रह जाता। अच्छा। ये दिखाता है कि कहानी सुनाने की कला कितनी पावरफुल है और नजरिया, पर्सपेक्टिव कितना मैटर करता है। कहानी वही है, किरदार वही है, मुख्य घटनाएं वही हैं, लेकिन कहानी कौन कह रहा है और किस इरादे से कह रहा है, इससे पूरी कहानी का मतलब, उसका असर, उसकी गूंज सब बदल सकता है। सही बात है। जानी पहचानी कहानियों को खासकर उन आवाजों के जरिए फिर से कहना जिन्हें इतिहास में दबाया गया है या साइडलाइन किया गया है, ये हमारी कलेक्टिव समझ को और गहरा करता है। हाँ। ये उन अंधे कोनों में रोशनी डालता है जिन पर शायद हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। ये उन कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने लाता है जो अक्सर सिंप्लिफिकेशन में खो जाते हैं। और जैसा कि इस जानकारी में कहा गया है, ये एक नई सोच को बढ़ावा देता है, जो स्थापित धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने की, चीजों को मल्टी डायमेंशनल नजरिए से देखने की और ये मानने की कि सच अक्सर एक सीधी लकीर नहीं होता। ये वाकई में सोचने का एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। जब हम सेट कहानियों और उनके पारंपरिक मतलबों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम जो जानते हैं वो शायद पूरी तस्वीर का बस एक हिस्सा ही है। ये एक फंडामेंटल सवाल खड़ा करता है, कहानी असल में है किसकी? क्या वो सिर्फ हीरो की है या जीतने वालों की है? और कहानी सुना कौन रहा है, ये कितना जरूरी है? क्या कहानी सुनाने वाले का नजरिया हमारी समझ को लिमिट कर सकता है या उसे अचानक से खोल भी सकता है? तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं इस पर। हाँ, जरा इस पे सोचिएगा। और कौन सी ऐसी जाने पहचानी कहानियां हैं या मिथक हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो किसी और किरदार, शायद किसी साइडलाइन किए गए, कमजोर समझे जाने वाले या विलेन माने जाने वाले किरदार के नजरिए से सुनाए जाने पर पूरी तरह से अपना रूप और मतलब बदल सकती हैं? अच्छा सवाल है। सोचिए, रामायण शूर्पणखा के नजरिए से कैसी लगेगी? या फिर आजादी की लगाई किसी आम गुमनाम सिपाही की आंखों से कैसी दिखेगी? और खासतौर पे महाभारत पर ही लौटें तो क्या द्रौपदी के नजरिए को, उनकी भावनाओं और संघर्षों को समझने से, जैसा ये जानकारी इशारा करती है, जी, महाकाव्य के बाकी किरदारों, पांडवों, कृष्ण, भीष्म, कर्ण, यहाँ तक कि कौरवों के भी, उनके चुनाव, उनके इरादे, उनकी नैतिकता, उनके आपसी रिश्ते, क्या वो भी कुछ अलग, कुछ ज्यादा पेचीदा और शायद कुछ ज्यादा मानवीय नजर आने लगते हैं? हाँ। क्या ये हमें उन किरदारों को भी एक नए सिरे से समझने का मौका देता है